अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। उस थाने में मेरा तबादला बिल्कुल नया था। सिर्फ 10 रोज़ हुए थे कि ये उलझा हुआ केस सामने आ गया। हुआ यह था कि मैं सुबह सुबह घर से निकलकर थाने पहुंचा ही था कि इत्तला आ गई कि मंडी के मगरबी सिमत में बनी एक बड़ी कचरा कुंडी पर एक लाश पड़ी है। मैंने उसी वक्त ASI यासिर नवाज नियाजी को वहां भेज दिया। उसके जाने के 1-1.5 घंटे बाद मैंने एक कप चाय मंगवाई और अभी पी ही रहा था कि मुझे उस लाश की याद आ गई और मैंने उसी वक्त मोबाइल फ़ोन से ASI को कॉल की। यासिर से बाद में मुझे मालूम हुआ कि उस वक्त कचरा कुंडी को घेरे कई पुलिस वाले खड़े थे, तमाशाई भी जमा थे और उसने 2 कांस्टेबल को इशारा किया और उन्होंने कचरा कुंडी से खींचकर एक आदमी की लाश निकाली थी कि मोबाइल बजने लगा था। उसने नंबर देखा और फिर तनकर कहा, यस सर। मैंने पूछा, कुछ पता चला? नो सर, लाश जवान आदमी की है, उसे सर में गोली मारी गई है, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। लगता है कोई पार्टी पॉलिटिक्स का चक्कर है। मुखबरों को होशियार कर दो, आसपास के इलाकों में पता करवाओ, कोई और बात भी हो सकती है। मैंने मशवरा दिया। यस सर कहकर उसने मोबाइल बंद करके जेब में रखा। फिर एक कांस्टेबल से बोला, अनवर, लाश को एम्बुलेंस में रखवा दो। फिर उसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर खुद नज़दीकी मोहल्ले में चला गया। वहाँ उसका एक जानने वाला लड़का रहा करता था। वो अरसे दराज से पुलिस की मदद करता आ रहा था। उसके मोहल्ले में दाखिल होते ही वो चाय के होटल पर उसे नज़र आ गया। उसने उसे लाश की तफसील बताई और कहा कि आसपास के लोगों पर नज़र रखो, शायद किसी के इल्म में हो कि वो कौन है। कल के अखबारात में उसकी तस्वीर भी आ जाएगी, हो सकता है कि लोग उसे पहचान ले। मुखबिर ने वादा कर लिया और यासिर वापस थाने आ गया। वो तमाम दिन मुख्तलिफ कामों में गुजर गया। शाम में यासिर ने उस लड़के को बुलवाया जिसे उसने पता करने के लिए कहा था। फ़ोन मिलते ही वो दौड़ा चला आया। उसने आते ही कहा, सर, मुझे लगता है ये वही है। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, ऐसा ना हो कि हम पहुँचें और वो कोई और निकले। यासिर ने खदशा जाहिर किया। नहीं सर, मुझे 100% यकीन है, मुखबिर ने पुर यकीन लहजे में कहा। सोच लो, आजकल अखबार वाले और टीवी वाले ज़रा ज़रा सी बात को उछाल देते हैं। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। यासिर ने दोबारा उसे होशियार किया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं 100% पुर यकीन हूँ, शौकत ने जवाब दिया। मामला कत्ल का है, वो लोग पहुँच वाले भी हो सकते हैं। मैंने दखल दिया। नहीं सर, आप कार्रवाई तो शुरू करें, मुझे पूरा यकीन है वही इस वारदात के पीछे हैं, मुखबिर शौकत ने मुतमईन अंदाज में कहा। घर में कितने लोग हैं? यासिर ने सवाल किया। 2 बच्चे हैं, बीवी है और शौहर है। कुछ ही दिनों कबल इस मोहल्ले में आए हैं। बीवी के बारे में कोई अहम बात? यासिर ने सवाल किया। बहुत खूबसूरत ना सही मगर अच्छी शक्ल वाली है, मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मिलती नहीं है और देखने में भी तेज़ नहीं लगती, बस अपने काम से काम रखने वाली है। ठीक है, जाओ, मैं सर से मशवरा करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यासिर ने उससे मालूमात लेकर उसे चलता कर दिया। शौकत उठकर दरवाजे की सिमत जा रहा था कि एक सिपाही अंदर आया। कैसे हो शौकत मियाँ? अनवर पटेल ने शौकत को देखते ही कहा। सर जी, आपकी दुआ है, कैसे याद किया? सिर्फ ये बताने के लिए बुलवाया है कि मेरा काम हर हाल में करना है। जी हाँ जनाब, बस कुछ इंतज़ार कर लें। अनवर पटेल दाहिनी आंख दबाकर बोला। उसको अंदर कर दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अजी जनाब, आप फिक्र ही ना करो, वो क्या, उसके पूरे ख़ानदान को मैं अंदर करवा दूंगा, बस आप देखते रहिए। शौकत ने सीने पर हाथ रखकर आधे धड़ से कोशिश करने के अंदाज में झुक कर कहा। याद रखना, अगर वो अंदर नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें किसी और ज़रिए से अंदर करवा दूंगा। इस बार अनवर पटेल का लहजा कुछ बदला बदला सा था। आपका हुक्म है, मेरे लिए बहुत है, आप सिर्फ देखते रहें, शौकत ने चापलूसी भरे अंदाज में जवाब दिया। अनवर पटेल और शौकत की मुलाकात का अहवाल तफसील शौकत ने ही बताई थी। यही वजह थी कि यासिर इतने निडरपन से मुझसे मशवरा दे रहा था। सर, हमारा मुखबिर कभी गलत खबर नहीं देता, बहुत चालाक है, एक बार उसके कहने पर आप अमल तो करके देखिए। यासिर ने मुझसे कहा। यह ना भूलो कि वो लोग मामूली हैसियत के नहीं हैं, अगर बात झूठी निकली तो बहुत बड़ा धचका होगा, लाइन ज़रूर कर दिए जाओगे। मैं मुस्कुराते हुए बोला। नहीं सर, मुखबिर पक्का है। यासिर को मुखबिर पुख्ता यकीन था। सोच लो, ये मुखबिर अहमियत जताने के लिए झूठी खबरें भी देते हैं। जी जी, बस आप देखते रहिए, मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, कानून का फंदा उसके गले तक पहुंच ही जाएगा। यासिर ने कहा और बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। उसी वक्त किसी का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन कान से लगाया और दूसरी जानिब से आवाज़ आई। यासिर ने माइक ऑन कर लिया था, इस वजह से आवाज़ मुझ तक पहुँच रही थी। दूसरी तरफ से कहा गया, सोच लो, अगर कामयाब ठहरे तो मैं अपने पॉकेट से इनाम दूंगा। बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा, मगर तुम्हें इससे इतनी दिलचस्पी क्यों है? एक बात जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द इसको हवालात की सैर करवा दो।
फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा, मगर याद रखो कि इतना गलत निकली तो तुम भी बचकर नहीं जाओगे। यासिर कड़क लहजे में बोला। आवाज़ उधर से आई, फिक्र ही ना करो, मुझे पता है आप बाल की खाल निकालने में और जुर्म की तह तक पहुंचने में अपना जवाब नहीं रखते। ये सब कुछ जानते हुए भी मैं गलत इत्तला कैसे दूंगा। यासिर नियाज़ी ने कड़े लहजे में कहा, तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं इस बात को जानता हूं, फिर भी यही कहूंगा कि इत्तला अगर गलत हुई तो अंजाम भी बुरा होगा। मुझे मालूम है दूसरी जानिब से कहा गया, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे लाइन ज़रूर कर दिया जाएगा, मैं इस बात से भी नहीं डरता। ओके। वो मोबाइल ऑफ करता हुआ वापस मुड़ा था कि कमरे में चाय का कप लेकर आने वाले सिपाही ने पूछा, कौन था सर? बड़ी आवाज़ तेज़ आ रही थी। एक बहुत पहुंची हुई चीज़ है, नाम अनवर पटेल है, साल के 8 माह इस्लामाबाद में गुजारता है, उसका रौब डाल रहा था, लगता है उसे आपके मिजाज का पता नहीं है। सिपाही का अंदाज चापलूसी वाला था। मैंने मुस्कुराए बगैर ना रह सका। सोच रहा हूँ कि कार्रवाई कर ही दूँ, बस एक रिस्क ले ही लूँ, क्या ख्याल है सर? उसने आखिरी जुमला मेरी जानिब देखकर कहा। ठीक है, नफरी अलर्ट कर दो। एन उसी वक्त उसके टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बज उठा। वो वापस अपने टेबल पर आया और रिसीवर उठाकर बोला, यस, यासिर नियाज़ी स्पीकिंग। सर जी मैंने तमाम अखबारों में तस्वीर जारी कर दी है, मुखबरों का जाल भी फैला दिया है, आज एक इत्तला पर छापा भी मारने वाला हूँ। यस सर, ओके। उसके अंदाज से मैंने समझ लिया कि डीएसपी साहब होंगे। सिपाही ने चाय का एक कप मेरी टेबल पर रखा और दूसरी उसकी टेबल पर रखते हुए बोला, छापा कहाँ मारेंगे? इरफान कॉटेज पर। इरफान कॉटेज? मगर सर वो लोग बहुत पहुँचे हुए हैं, इत्तला सही है ना? कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अल्लाह मालिक है, तख्त या तख्ता, जो किस्मत में हुआ, पेटी उतरेगी या तमगा मिलेगा। फिर क्या हुआ ये बताने से पहले वो कुछ बातें भी बता दूं जो मुझे बाद में मालूम हुई थी, लेकिन कहानी के तसलसल को कायम रखने के लिए वो बातें मैं भी पहले बता रहा हूँ। लेकिन अब जो कुछ बताऊंगा इसे उस कहानी की एक अहम किरदार नाजिया की ज़ुबानी बयान करूंगा। उठ जाइए, दफ्तर का वक्त हो रहा है। मैंने मुंह ढांपे सो रहे अपने शोहर को जगाने की कोशिश की। प्लीज़ नाजिया, सोने दो। नहीं, बहुत सो लिए, उठ जाइए, शावर लेकर दफ्तर के लिए तैयार हो जाएं। यार, रात की कसलबंदी तारी है, कुछ और सोने दो। दफ्तर में देर हो गई, उठिए ना। चेहरा उठाए बगैर उसने पूछा, बच्चे स्कूल गए? तैयार कर रही हूँ। तभी नौरीन और नाजी स्कूल यूनिफॉर्म में दाखिल हुए। दोनों एक साथ बोले, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम पापा। बच्चों, वैन आ गई। नवाज ने चादर के अंदर ही से पूछा, टाइम हो गया, आती होगी। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई और बच्चे बाहर की जानिब चल दिए। नवाज ने चादर के अंदर से ही कहा, बच्चों को वैन पर सवार करवा दो। बच्चों को वैन में सवार करवा के मैं वापस मुड़ी। कार पोर्च पार करके बरामदे में आई थी कि नज़र अखबार पर पड़ी। रोल किया हुआ अखबार टी टेबल के पास पड़ा था। शायद कुछ देर पहले ही होकर अखबार फेंक कर गया था। वहीं बिछी हुई कुर्सी पर मैं बैठ गई और अखबार खोलकर नज़रें दौड़ाने लगी। पहले ही सफ़े पर छपी एक तस्वीर देखकर चौंक उठी। दिमाग में गूंज उठी, उफ, ये क्या मैं चूड़ियाँ तोड़ दूँ, सर टकरा टकरा कर रोऊं, चीख चीख कर कहूँ कि मैं बेवा हो गई। दिमाग ने मशवरा दिया, नहीं, ऐसी गलती की तो शोहर नाराज़ हो जाएगा। सामने देख, तेरे शोहर की तस्वीर दीवार पर लगी है, वो अब तक बिस्तर से उठ जाएगा। होश के नाखून ले, भूल जा अपने माजी को, मत याद कर पुरानी बातें। मगर दिमाग यादों के कन्यूज़ पर गुजरे अयाम की तस्वीर कशी करने लगा था। आसिफ हाथ में शेड पकड़े गुस्से से चीख रहा था, ये तूने प्रेस किया है? फोड़ औरत, इसे पहनकर ऑफिस जाऊंगा, तुझे कब अकल आएगी? लाइए दोबारा प्रेस कर दूं। मैंने हाथ बढ़ाया ताकि मैं और लेट हो जाऊं। तू तो चाहती यही है मेरा कारोबार फेल हो जाए। मनहूस औरत, तुझे पता ही नहीं है कि छोटे मुलाजमिन में काम चोर होते हैं। मुझे लेट देखकर शेर हो जाएंगे और रोज़ लेट हुआ करेंगे। दीजिए ना, बस 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट? मुंह बनाता हुआ आसिफ बोला, जानती है 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता है? हाथ आई हुई पार्टी निकल जाती है, कारोबार खाक हो जाता है। प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा ये गलती नहीं होगी। तेरे पास तो बस यही 2 अल्फाज रह गए हैं, प्लीज़ माफ़ कर दें, मुंह टेढ़ा करके कहता हुआ आसिफ बैग उठाकर बाहर निकल गया। तभी नौरीन कमरे से निकलकर उसके पास आई और कहा, प्लीज़ अम्मी ना रोइए, मत रोइए ना। वो अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी। मेरी बच्ची अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करती है। सीने से बेटी को भेजते ही आंखों के बंद टूट गए। अब वो आपको इतना क्यों डांटते हैं? वो बहुत गंदे हैं। नौरीन सीने में मुंह छुपाकर बिलक पड़ी। ना बेटी ना, ऐसी बातें नहीं करते हैं, गुनाह होता है। वो तुम्हारे अब्बू हैं, अब्बू को कोई गंदा कहता है? शेम शेम। फिर वो आपको गालियाँ क्यों देते हैं, क्यों मारते हैं? वो मेरे शौहर है, उनको हक हासिल है कि गलतियों की सज़ा दें। मैं अब्बू को गोली मार दूंगा। ये अफियाँ है ना,
اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ چھوٹا بیٹا نازش بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے نکلی پستول دکھاتے ہوئے کہا، ہاں امی، یہ غصے میں ابو کو مارنے آ رہا تھا۔ نورین بولی، ہاں مگر یہ اپیاں ہیں نا، مجھے پکڑی رہیں، قسمیں دیتی رہیں، ورنہ میں ڈھش 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 ابو کو 3 گولی مار دیتا۔ بیٹے کو سینے سے لگا کر بولی، نہیں میرے لال، ایسا نہیں کہتے، اپنے ابو کو ایسے الفاظ کہنا بھی گناہ ہے۔ نہیں وہ میرے ابو نہیں ہیں، نازش چیخا۔ نہیں بیٹا، ایسا کہنا گالی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہتے۔ پھر وہ آپ کو ڈانٹتے کیوں ہیں، مارتے کیوں ہیں؟ بیٹا وہ میرے شوہر ہیں، ان کو حق ہے۔ امی، سب شوہر بیوی کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں؟ نورین نے سوال کیا۔ ایسا سوال کیوں پوچھا؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ امی میں کبھی شادی نہیں کروں گی، نورین نے کہا۔ نہیں بیٹا، ہر لڑکی کو شادی کرنا پڑتی ہے مار کھانے کے لیے، نورین کا سوال تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی شوہر غصے کے تیز ہوتے ہیں، سب نہیں۔ جاؤ لاؤنج میں جا کر ٹی وی دیکھو۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا تو ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار پھڑپھڑا گیا اور خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ نظریں اٹھائیں اور سامنے لان پر جم گئیں، اور پھر تھکے تھکے انداز میں نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر ذہن کے کنیوز پر ماضی جگمگا اٹھا۔ جانو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آصف نے دونوں بازو کو تھام کر کہا۔ مجھے پتا ہے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ جانو، میں نے صبح بہت برا سلوک کیا تھا نا؟ جواب میں مجھ پر خاموشی طاری رہی۔ کیا کروں، پتہ نہیں کیوں میرا دماغ فوراً گرم ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، اس نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میرا چہرہ لے کر کہا۔ جواب میں مجھ پر ہنوز خاموشی طاری رہی۔ اب تک غصہ ہو، ہنس بھی دو، ہنسو ہنسو، آصف نے گدگدایا۔ ذہن کا کنوز دوبارہ سے نیا منظر دکھانے لگا۔ بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جوتے کا فیتہ باندھتے ہوئے نازش سے کہا، بیٹا ایسے باندھتے ہیں، اگر ایسے نہیں باندھو گے تو گر جاؤ گے۔ میں ایسے نہیں گرتا، گرتا تب ہوں جب کوئی دھکا دیتا ہے، نازش نے پٹ سے جواب دیا۔ نورین اپنا بیگ اٹھائے ہوئے بولی، امی یہ نا سب سے لڑائی کرتا ہے، جس کو بھی کمزور پاتا ہے اس کو پیٹ دیتا ہے۔ مس اتنا پنش کرتی ہیں پھر بھی نہیں سنتا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا ورتا، میں سب کو سیدھا کر دوں گا، نازش نے تڑ سے جواب دیا۔ بیٹا یہ بہت بری بات ہے، میں تمہاری امی ہوں نا، امی جو بتاتی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر مارنا بری بات ہے تو ابو آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ ماں تھی، ایسے لہجے پر چونکنا ضروری تھا۔ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا ایسے نہیں بولتے، گناہ ہوتا ہے۔ نظروں میں آصف کا چیختا ہوا چہرہ آ گیا تھا۔ وہ خواہ روب ڈال رہا تھا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ جس طرح باپ غصے کا تیز ہے ویسے ہی بیٹا بن رہا ہے۔ شاید یہ خون کا اثر ہے، کیونکہ گھر کا ماحول بچوں کی ذہن سازی کرتا ہے۔ باپ نے جس طرح گھر کا ماحول خراب کر رکھا ہے، اس طرح نازش کا ذہن بھی بن رہا تھا۔ غصے میں بھرا اٹھنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ غصہ کتنا نقصان کراتا ہے یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا جب میں اور آصف خریداری کے لیے بازار گئے تھے۔ شاپنگ کے بعد آصف نے کہا، چلو ایک نظر نواز کے دفتر پر ڈال لیتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تجویز بری نہیں تھی، سامنے والی بلڈنگ میں نواز کا دفتر تھا۔ وہ آصف کے ساتھ اس بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ لفٹ سے نکل کر وہ دونوں نواز کے دفتر میں داخل ہو گئے۔ دراصل دونوں کی دوستی تھی ہی اتنی گہری کہ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ تھا۔ آصف جتنی نواز کو اہمیت دیتا تھا اتنی ہی اسے نواز پٹیل سے خار تھا۔ وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ابھی آصف کو آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ انور پٹیل داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی آصف نے اپنا منہ پھیر لیا اور نواز سے بولا، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ انور پٹیل جو کرسی کھینچ کر بیٹھنے جا رہا تھا وہ کھڑا رہ گیا۔ اس نے غصے سے جواب دیا، کیا تم نے پوری مارکیٹ خرید لی ہے؟ ہم کسی بے ایمان سے ملنا ملانا پسند نہیں کرتے، اور تم ایک بے ایمان شخص ہو۔ بے ایمان تم خود ہوں گے، بڑا ایماندار بنتا ہے، میری مارکیٹ ویلیو خراب کر دی، انور پٹیل نے منہ بنا کر کہا۔ ہم بزنس کے لیے بیٹھے ہیں، 2 روپے میں 1 پیسہ بھی نفع مل رہا ہے تو ہم بزنس کر لیں گے، تمہاری طرح خریدار کا گلا نہیں کاٹتے۔ آصف بولا، تم نے مجھے تباہ کر کے سستا مال مارکیٹ میں ڈالا ہے۔ ان دونوں کی بحث کرتے دیکھ کر نواز نے میری طرف دیکھا، پھر بولا، چھوڑو بھائی، کہاں کی باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ اب میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، میں جا رہا ہوں، تم نے اچھی بے عزتی کرائی ہے، کہتے ہوئے انور پٹیل باہر نکل گیا۔ بیوی ساتھ ہی اس لیے انور پٹیل نے لحاظ کر لیا تھا، ورنہ یہ لڑائی بڑھ جاتی۔ آصف غصے میں یہ تک بھول گیا کہ وہ کہاں ہے، کون ساتھ ہے، بس منہ میں جو آیا بکتا چلا گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ بھول گیا تھا کہ بیوی کے سامنے اسے کسی سے الجھنا نہیں چاہیے، مگر انور پٹیل عقل مند تھا، غصے کو پی گیا تھا، بیچارہ کنگال ہو گیا ہے، بینک میں لون دینے سے منع کر رہا ہے۔ نواز نے کہا، ایسے بے ایمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ یہ کون سی بات نکال لی، منہ کا مزہ خراب کر دیا۔ یار زندگی کا لطف شادی میں ہے، اور ایک تم ہو کہ شادی کا نام سنتے ہی بدک جاتے ہو۔ یار وہ شعر تم نے سنا ہی ہوگا، اور غم بھی ہے دنیا میں محبت کے سوا،
عورت پر آ کر دنیا ختم نہیں ہوتی، بلکہ عورت تو ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، وقت ضائع کراتی ہے۔ وقت ضائع نہیں کراتی، وہ وقت کا اہم سبق پڑھاتی ہے، عورت کی چاہتی آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ میں نے عورتوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا، بیوی کے ناز نخرے اٹھانے میں ہی وقت گزر جائے گا تو ترقی کیا خاک ہوگی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا مزہ ہے، ہاں ہاں ہاں۔ آصف نے بھی ہنس کر کہا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ بزنس کی پوزیشن کیا ہے؟ نواز نے پوچھا۔ دوڑ رہا ہے، اپنی سناؤ۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ جرمنی والی پارٹی کا کیا رسپانس ہے؟ آرڈر لگاتار دے رہی ہے، نواز نے ہنس کر کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ بہت اچھی پارٹی ہے، کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا چلتے ہیں، تیری بھابھی دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہوگی کہ شاپنگ کرانے کے لیے لے کر آئے تھے اور تیرے دفتر میں بٹھا دیا۔ اچھا جا جا، میری پیاری بھابھی کو میری طرف سے بھی کچھ خریداری کرا دے، خریداری میری طرف سے ہوگی اس لیے رقم بھی میری طرف سے، کہہ کر اس نے 5,000 کے 2 نوٹ آصف کو تھما دیے۔ ہم دونوں مسکراتے ہوئے دفتر سے باہر نکل آئے، تبھی ذہن میں منظر بدلا اور پھر سے آصف کے غصے کا ایک دوسرا منظر سامنے آ گیا۔ ہم دونوں ایک شادی کی پارٹی سے لوٹے تھے، گھر میں داخل ہوتے ہی آصف مجھ پر برس پڑا تھا، جاہل عورت، میری عزت 2 کوڑی کی کر دی، بچوں کو ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی۔ یار بچے ہیں، بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری، ان کو کھانے کی تمیز بھی نہیں سکھائی، اتنے لوگوں میں میری بے عزتی کروا دی، اسپون فورک رہتے وہ دونوں ہاتھ سے کھا رہے تھے، لوگ کیا سمجھے ہوں گے؟ کھانا شروع کیا تو صحیح کھا رہے تھے، پھر دونوں میں کوئی بات ہوئی اور ہاتھ سے شروع ہو گئے، میری نقل کرتے ہوئے بولا، سارے لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے، اب غصہ تھوک دیجئے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، بہت سے لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہ سب 3rd گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھی جاہل عورت، دل کر رہا ہے گلا دبا دوں، پلیز غصہ تھوک دیں، اب میں بچوں پر نظر رکھوں گی۔ بچوں پر نظر رکھوں گی، منہ ٹیڑھا کر کے آصف بولا۔ پلیز جائیے کپڑے بدل لیں، صبح اٹھنے میں دیر ہو جائے گی۔ ہاں تو یہی چاہتی ہے کہ میں ہر روز دیر سے اٹھوں، چھوڑیے نا، جائیے نا، چینج کر لیں، میں نے التجا کی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک نیا منظر ابھرا، یہ منظر اس کی اپنی تخلیق تھی۔ آصف نے واقعہ سنایا تھا جسے اس کے ذہن نے ترتیب دے لیا تھا۔ آصف نواز سے ملنے اس کے دفتر گیا تھا، وہ غصے میں گھر سے نکلا تھا، نواز کے دفتر پہنچتے ہی پھٹ پڑا، یار میں تو شادی کر کے پھنس گیا ہوں، زندگی تلخ ہو کر رہ گئی ہے، مجھے دیکھو میں کتنے آرام سے ہوں۔ نواز نے ہنس کر جواب دیا تھا، ہاں یار تو نے بہت اچھا کیا، مگر میرے گھر والوں نے تنگ کر دیا تھا۔ آصف نے ناگواری سے کہا، خود مجھ پر کم دباؤ رہا، اماں جب تک رہیں شادی کر لے کے رٹ لگائے رہیں، ان کے بعد اب کوئی بولنے والا نہیں، مزے سے زندگی گزر رہی ہے، کون آیا کون گیا کسی کو فکر نہیں، بس یار قسمت کا پھیر ہے، اور کیا کہوں۔ اس دن تو خوب کہہ رہا تھا کہ شادی کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اب کیا کہوں، اب کچھ کرنے کا رہ بھی تو نہیں گیا، میری مان بیوی کو دے دھکا اور ہو جا شامل میری صف میں، مگر یار عورت کے بغیر زندگی بھی تو ادھوری ہے۔ ابے عورت کی کیا کمی، جیب میں پیسہ ہو تو بہت مل جاتے ہیں، ابے وہ 10 بیماریاں بھی ساتھ لاتی ہیں، آصف نے ہنس کر کہا، اس کا حل بھی سب کو پتا ہے، گھر کے راشن کے ساتھ 2-4 ڈبے بھی لانا پڑیں گے، مگر کیا کروں یار، دھکے نہیں دے سکتا، اب تو بچے بھی ہیں، ان کو سوچتا ہوں تو رک جاتا ہوں۔ آصف بولا، ہاتھ میں اخبار تھامے ماضی کی گلیوں میں مسلسل بھٹک رہی تھی۔ اس ایک تصویر نے یادوں کا جوار پھاٹا سا اٹھا دیا تھا، یادوں کا ایک میلہ سا خیالوں میں در آیا تھا، میں انہی گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ مجھے وہ کمینہ لمحہ یاد آ گیا۔ اس دن میں بچوں کو اسکول بھیج کر بیڈ روم میں آئی تھی کہ آصف نے پوچھا، بچے اسکول چلے گئے؟ ہاں کب کے، ناشتہ لگاؤں؟ پلیٹ میں رکھے ٹوسٹ کو اٹھا کر اس پر مکھن لگایا اور آگے بڑھا دی۔ جاہل عورت، ٹوسٹ جلا دیا؟ آصف غصے سے دھاڑا، کیوں، یہ تو ہلکی سی سرخی ہے تاکہ خستگی بڑھ جائے۔ حرام خور، یہ چائے ہے جو شاندار بنا لائی ہے۔ پھر چیخا، ذرا سی بات پر اس کو غصہ بھر اٹھنا اس کی عادت میں شامل ہو چکا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے غصہ اس کی ناک پر رکھا رہتا ہے۔ کچھ کڑک بن گئی کیا؟ آصف پوری قوت سے دھاڑا، کڑک بن گئی، منہ ٹیڑھا کر کے، کڑوی ہو کر رہی ہے، کڑوی، ایک اچھے گھر کی ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ چائے کسے کہتے ہیں، مگر چائے تو اتنی بری نہیں ہے، تیرے باپ نے کبھی اچھی چائے پی ہے جو تجھے چائے کا پتہ ہو، ننگے خاندان کی؟ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ پلیز آصف، میرے مرے ہوئے باپ کو کچھ نہ کہو، میں بولے بغیر نہ رہ سکی، کیوں نہ بولوں، کیا وہ لاٹ صاحب تھا؟ وہ تھا کیا، ایک بس ڈرائیور، یہ تو میرا احسان تھا کہ تجھے اپنا بنا لیا۔ سنیے، وہ بس ہماری اپنی تھی، اور اس وقت آپ کے پاس یہ شان و شوکت نہ تھی، ابو نے ہی آپ کو کاروبار کے لیے سرمایہ دیا تھا۔ اس بات پر تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا، تیری یہ ہمت، تو مجھے تانا دیتی ہے؟ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ گال سہلاتے ہوئے میں بولے بغیر نہ رہ سکی، میں نے ایسا کیا غلط کہا؟
कुत्ते की बच्ची जुबान लड़ाती है, फिर आपने मेरे बाप को गाली दी। मैं आंसू पोंछते हुए बोली, दूंगा, 1000 बार दूंगा, आप मेरे बाप को गाली नहीं दे सकते। तू मुझे गुस्सा दिखाती है। जा, मैंने तुझे तलाक दिया। नहीं तलाक दिया, नहीं तलाक दिया। हाय अल्लाह, तलाक का टीका लग गया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब ना मेरे पास था और ना आसिफ के पास, इसलिए कि मेरा इस भरी परी दुनिया में अपना कोई नहीं था। वालदा का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। वालिद ने परवरिश की थी। घर में और कोई नहीं था। उन्होंने मेरी शादी अपनी पसंद से करवाई थी। वो कोई दौलतमंद तो थे नहीं। ट्रांसपोर्ट का छोटा सा कारोबार था जो मेरी शादी के बाद बिल्कुल तबाह हो गया था, इसलिए कि आसिफ को पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने अपनी इकलौती बस को बेच दिया था। यही वजह थी जब उनका इंतकाल हुआ तो वो कल्लाश हो चुके थे। अब्बू के पैसों से कारोबार करके आसिफ ने खूब तरक्की कर ली थी। आसिफ अच्छा कमाने लगे थे, इसलिए मैंने भी कभी मुड़कर देखा नहीं। वक्त गुजरता रहा, फिर एक के बाद एक 2 बच्चे की माँ बन गई। आसिफ की बस एक बुरी बात ये थी कि उन्हें गुस्से पर काबू नहीं था। वो एक लम्हे में बफर उठते थे, वरना इनसे अच्छा कोई शोहर हो ही नहीं सकता था। इसी गुस्से ने उस दिन इतनी बड़ी तबाही फैला दी। सब कुछ तबाह हो गया। 11 साल रफ़ाकत गुस्से के धारे में बह गई। उस दिन मैं थाने में बैठा था कि यासिर नियाज़ी मुखबिर शौकत के साथ दाखिल हुआ। शौकत को देखते ही मुझे याद आ गया कि कचरा कुंडी से जो लाश मिली थी, इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। मुखबिर की इतला पर जहां छापा मारना था वहां छापा नहीं मारा, क्योंकि उस रोज़ शहर पर एक बड़ी वारदात हो गई थी और पूरा महकमा उधर उलझ गया था। इस नई वारदात की वजह से ये केस अल्तावा का शिकार हो गया था। 1.5 हफ्ते में इतना पता चल सका था कि इस बंदे का नाम आसिफ था और वह तिजारत पेशा था। यासिर और शौकत के खिले हुए चेहरे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई सुराग पाने में कामयाब हो चुके हैं। यासिर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सर यूँ समझ लें कि हमने कुचरा कुंडी वाली लाश का मसला हल कर लिया है। ऐसा क्या? मैंने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। शौकत ने कमाल कर दिया है, अंदर की सारी बातें निकाल लाया है। उसकी ज़ुबानी सुनिए, ये क्या हुआ था? कहकर उसने शौकत को इशारा दिया कि वो मुझे अपनी मालूमात से आगाह करे। उसने जो कुछ बताया उसे मैं कहानी की तरह बयान करता चलूँ ताकि पढ़ने वालों का लुत्फ बाकी रहे। हुआ ये था कि आसिफ ने बीवी को तलाक दे तो दी थी, मगर कुछ ही दिन में उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती को कैसे दुरुस्त करे। इसी सिलसिले में वो अपने दोस्त नवाज के पास जा पहुंचा। नवाज अपने दफ्तर में बैठा नए शिपिंग की फाइल देख रहा था कि आसिफ दफ्तर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े तक चूर हो रहे थे। शुक्नों का जाल बता रहा था कि वो इन्हीं कपड़ों में रातें भी गुजार रहा था। ऐसे देखते ही नवाज ने कहा, ये क्या हालत बना रखी है? अब तू ही बता, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, नवाज ने कहा। अब क्या बताऊं? जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। उफ, अब क्या करूँ? वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। उसे संभालने की कोशिश करते हुए नवाज ने कहा, ऐसा कर, किसी को बता ही नहीं, भाभी को भी समझा दे कि गुस्से में दी गई तलाक तलाक नहीं होती। मगर वो माने कि नहीं, मैं जानता हूँ वो मजहब के मामले में बहुत सख्त हैं। चल किसी मौलाना से पूछते हैं, मुझे पता है उनका जवाब क्या होगा। आसिफ का जवाब दो टोक था, मगर अफसुर्दगी में मलफूफ। बता क्या होगा? नवाज के लहजे में हैरत थी। वो यही कहेंगे कि हलाला कराना होगा। आसिफ ने सर झुकाकर गम अलम में डूबी हुई आवाज़ में कहा, हाँ ये तो होगा। नवाज ने बेख्तियार सर हिलाकर कहा, ऐसा कर, जो हुआ उसे भूल जा और एक नई जिंदगी शुरू कर दे। वो इद्दत में है। इद्दत माँ बाप या भाई बहन के घर गुजारते हैं, मगर वो जाए तो जाए कहाँ? उसके लिए नज़दीकी रिश्तेदार पाकिस्तान में ही नहीं हैं, फिर उसके साथ मेरे बच्चे भी चले जाएंगे। हाँ ये तो है, नवाज ने सर हिलाकर जवाब दिया। एक रास्ता है, आसिफ ने सर झुकाकर हल्की आवाज़ में कहा, ऐसे जैसे सरगोशी कर रहा हो। कौन सा? नवाज ने चौंक कर पूछा। हलाला। आसिफ की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दूर, बहुत दूर से बोला हो। ये तो है, मगर सुनते हैं कि इसमें औरत को हर हाल में मर्द के साथ रात गुजारना पड़ती है। अगर उसके साथ तमाम रिश्ते कायम ना करे तो हलाला नहीं होता है। हाँ यही होता है, उसकी बीवी बनकर रहना ज़रूरी है। शोहर के तमाम हकूक़ भी अदा करने पड़ते हैं। तू ये सब सह लेगा? नवाज के लहजे में दुख ही दुख था। वह आसिफ को भाई का दर्जा देता था, उसके दुख को अपना दुख समझता था। इसी वजह से वो भी गमगीन था। क्या करूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बच्चों के मुस्तकबिल का भी सवाल जुड़ा हुआ है। बच्चे भी रुल जाएंगे, खुद मैं भी बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। शरीयत का यही एक रास्ता बता रही है, इसलिए ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें कबाहत यह है कि राज राज रहे और हकीकत का इल्म किसी का ना हो। इसीलिए किसी ऐसे आदमी को ढूंढ जो राज को राज रख सके। बात तो 100% सही है, उसने सर हिलाते हुए कहा।
तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या करूं कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद मुझे एक रास्ता आसान सा नज़र आया, इसलिए मैं तुमसे मशवरा करने आया हूँ। बोलो, मैं किस किस्म से रहनुमाई कर सकता हूँ? नवाज ने खुले दिल से कहा। आसिफ कुछ देर तक किसी सोच में गुम रहा। ऐसा लग रहा था कि वो नवाज को दिल की बात में शरीक करने में झिझक रहा है। फिर उसने एक झटके से सर उठाया और बोला, तू मेरा राजदार है, बचपन का दोस्त है। ऐसा कर कि एक रात के लिए तू उससे शादी कर ले। मैं मैं भाभी से एक रात के लिए निकाह कर लूं? तेरा दिमाग तो सही है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये काम तू ही कर सकता है। इस तरह ये राज राज ही रह जाएगा और तू कभी ताना भी नहीं देगा। नवाज सोच में डूब गया। उसने आज तक भरपूर नज़रों से नाजिया की तरफ देखा भी नहीं था। फिर वो कैसे हाँ कर देता? बोल, खामोश क्यों है? किसी न किसी से हलाला करवाना है, वरना मैं अपनी मोहब्बत तो खो ही रहा हूँ। बच्चों से भी हाथ धो दूंगा। किसी दूसरे के पास जाऊंगा तो वो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मुझे ताना देकर मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा सकता है। मुझे तुझ पर यकीन है कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। नवाज, जो इतनी देर से सर झुकाए बैठा था, उसने मरी मरी आवाज़ में कहा, जैसी तेरी मर्जी। अगर ये मसला मेरे ज़रिए हल हो जाए तो अच्छा ही है। नवाज के जवाब ने उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ा दी। उसने खड़े होकर उसे गले से लगा लिया, फिर वहां से सीधा घर आ गया। घर पहुंचकर वो सीधा नाजिया के कमरे की तरफ बढ़ा। नाजिया को ऐसा रिश्तेदार नहीं था जिसके वो घर में रहकर इज्जत गुजारती, इसलिए उसने आसिफ की इजाज़त से उसके एक कमरे में खुद को मुक़िद कर लिया था। आसिफ सीधा उस कमरे में पहुंचा, मगर उसके दाखिल होते ही नाजिया ने दुपट्टे से चेहरा छुपा लिया। फिर बोली, आपको इस तरह बगैर आवाज़ दिए मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। तुमसे एक ज़रूरी बात करना थी। आसिफ के लहजे में खुशी थी। वो सरसार लहजे में बोल रहा था, मुझे इत्मीनान से इद्दत कर लेने दें। सुबह सलमा खाला को लाहौर फ़ोन किया था, मगर बात नहीं हुई। मैं उनके पास चली जाऊंगी। करीबी अजीज़ न सही, रिश्तेदार तो हैं। पहले मेरी बात तो सुन लो। आसिफ ने खुशी भरे लहजे में कहा। बोलिए, जो बोलना है, और फिर फ़ौरन इस कमरे से बाहर चले जाएं। बात समझने की कोशिश करो। आसिफ बोला, कानूनी तौर पर बच्चे मेरे पास रह जाएंगे, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए कि मैं कारोबार में उलझा रहूँगा और ये शतर बेमहार बन जाएंगे। इसकी ज़िम्मेदार आप हैं। मुझे एहसास है, अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, इसलिए इसका मदावा करना चाहता हूँ। कहते हुए वो उसके करीब आया कि नाजिया शेरनी की तरह गरजी, खबरदार, दूर रहकर बात करें, अब आप नामहरम हैं। बात तो सुनो, मैं दरवाजे की तरफ खड़ी हूँ, आपको जो कहना है कह दें। कहकर वो कमरे से निकल गई। वक्त ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला, मगर गुजरता वक्त आसिफ पर अपनी छाप छोड़ गया था। उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि देखने वाला एक नज़र में उसे पहचान ही नहीं पाता। शेव बढ़कर दाढ़ी में तब्दील हो गई थी। ऐसा लगता था कि उसने कई दिन से कंघी भी नहीं की है। इस हालत में वो नवाज के दफ्तर में दाखिल हुआ था। उसने अंदर दाखिल होते ही टूटे फूटे लहजे में कहा, कैसे हो नवाज? नवाज ने खुशी भरे अंदाज में जवाब दिया, बहुत उम्दा, ज़बरदस्त। तुम बताओ, कैसे आना हुआ? तुमसे जो बात हुई थी, इसलिए मैं हाजिर हो गया। आसिफ ने मुरझाए हुए अंदाज में जवाब दिया। कौन सी बात? नवाज की आवाज़ में अनजानापन था। आसिफ ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, फिर कहा, यार, वादा तो यही था ना कि तुम सिर्फ एक रात गुजार कर सुबह तलाक दे दोगे। कल मैंने सारा दिन इंतज़ार किया, जब तुम्हारी कॉल नहीं आई तो मैं आज आ गया कि तुम नाज़िया को तलाक दो तो मैं उसे साथ ले जाऊँ। यार, हम दोनों से एक गलती हो गई। नवाज ने नज़रें चुराते हुए कहा। कौन सी गलती? यार, तलाक के बाद औरत को इद्दत के दिन भी गुजारने होते हैं। हाँ, ये तो सही कहा। अब मुझे इल्म हुआ कि मैंने नाज़िया को इद्दत में बिठा दिया है। अरे, तब तो मुझे अब मज़ीद इद्दत के अय्याम तक इंतज़ार करना होगा। आसिफ की आवाज़ में वही दर्द था। और क्या? क्योंकि ये निकाह हुआ नहीं है, इसलिए तुम्हें मज़ीद इद्दत के अय्याम तक इंतज़ार करना होगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। चाय तो पी कर जाओ। हमारे घर चलो, घर की चाय पिलाता हूँ। नाज़िया बहुत ज़बरदस्त चाय बनाती है। नहीं, मैं चलता हूँ, कहकर आसिफ बाहर निकल गया। कुछ वक्त और गुजरा। आसिफ की शक्ल कुछ और तब्दील हुई, क्योंकि जब से उसने नाज़िया को तलाक दी थी, उसने ना तो शेप बनाई थी और ना खुश था। वो बिल्कुल ही बदल कर रह गया था, एक पागल जैसा बन चुका था। वो मरे मरे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर नवाज के दफ्तर में दाखिल हुआ। नवाज निहायत क्रॉफर से खुले खुले चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठा एक फाइल देख रहा था कि वो दाखिल हुआ। उसे देखते ही नवाज ने पूछा, आओ आओ, तुमने तो बिल्कुल आना ही छोड़ दिया है। आसिफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यार, आज इद्दत के दिन पूरे हो रहे हैं, कल कितने बजे आ जाऊं? नवाज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, कल नहीं, परसों आना। आसिफ ने मरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, ठीक है, मैं परसों सुबह आ जाऊंगा। वो जाने के लिए मुड़ा था कि नवाज बोला, पहले फ़ोन कर लेना, इसलिए कि एक बड़ी पार्टी से डील चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर बिजी रहूं और तुम आकर चले जाओ। ठीक है, कहकर आसिफ दरवाजे से बाहर निकल गया।
नवाज के दफ्तर से वापस आने के बाद वो कमरे से निकला नहीं था। बंद कमरे में हमा वक्त पड़ा रहता। पूरे बंगले में सिर्फ वही था। खाना होटल जाकर खाता, कभी खाता और कभी नहीं खाता। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। एक एक लम्हा अजियत का जहर उसकी आंसुओं में उतारता जा रहा था। कल से वो नवाज को कई बार फ़ोन कर चुका था, मगर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। तंग आकर वो फिर उससे मिलने उसके दफ्तर जा पहुंचा। नवाज दफ्तर में मौजूद था। उसे देखते ही नवाज के चेहरे पर नागवारी की झलक साफ नजर आई। उसने आसिफ से पूछा, कैसे आना हुआ? यार मैं इसीलिए आ गया कि फ़ोन तुम रिसीव ही नहीं कर रहे थे। हाँ, कुछ ज़रूरी काम में मसरूफ़ था, नवाज ने उकताए लहजे में जवाब दिया। साफ पता चल रहा था कि उसे आसिफ का आना पसंद नहीं आया। अब बोलो, नाजिया को कब ले जाऊँ? आसिफ ने पूछा। क्यों ले जाऊँ? जब तक मैं उसे तलाक नहीं देता तुम उसे कैसे ले जाओगे? नवाज ने रूखे लहजे में कहा। तो जल्दी से उसे तलाक दे दो ना। देखो यार, बात यह है कि अब तक मुझे मालूम नहीं था कि बीवी का सुख क्या होता है। अब जाकर पता लगा है कि रुपए के जोर पर बुलाई गई औरत और बीवी में बहुत फर्क होता है। मैं समझा नहीं, आसिफ ने हैरत भरी आवाज़ में कहा। मैंने झूठ बोला था, कोई इद्दत विद्दत में उसे नहीं बिठाया था। पहले ही रोज़ उसने जिस तरह मेरी खिदमत की, दाहिनी आंख दबाकर बोला, मैं तो दीवाना हो गया। अब वो मेरी बीवी है, मैं उसे अभी तलाक नहीं दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो, मैं नाजिया को तलाक नहीं दूंगा। तुम होश में तो हो? आसिफ ने चीख कर कहा। आहिस्ता बोलो, कमरा साउंड प्रूफ है। फिर भी किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो आवाज़ स्टाफ तक पहुंच सकती है। ये भी सुन लो, मैं होश में हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दूँ। ये तुमने बहुत बुरा कर रहे हो। आसिफ सर पकड़कर कुर्सी पर ठेसा गया था। अच्छा क्या है और बुरा क्या है मुझे नहीं पता। मैं तलाक नहीं दूंगा। अब तुम शराफत से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जो कर सकते हो कर लेना। अब तक आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ मैंने बताया, वो नाजिया या आसिफ की ज़ुबानी था, मगर अब एक नया किरदार कहानी में सामने आया। इसे किसने पहचाना, ये बताने से पहले इस वक्त की लफ्ज़ी तस्वीर खींच दूँ ताकि कारीन की दिलचस्पी कम ना हो सके। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। कभी कभी कोई तेज़ रफ्तार कार या सुजुकी गुजर जाती। उसे वक्त में सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। रंग नीला था। इस कार में कोई बैठा हुआ था, मगर इतनी दूर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कार के बाहर एक शख्स खड़ा था। उस शख्स के जिस्म पर बोसीदा कपड़े थे, शेप बड़ा हुआ था और वो गड़बड़ाने के अंदाज में कह रहा था कि जिससे कह रहा था वो कार के अंदर था। बाहर से साया सा नजर आ रहा था। आपको एक ख़ास काम से बुलाया है। आपने नंबर किससे लिया था? ये बताने से पहले अपना तारुफ करवा दो, बाहर खड़े शख्स ने कहा। जी फरमाइए। अंदर बैठे शख्स की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि वो उसकी बात सुनना नहीं चाहता है। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। सामने वाला बंगला है ना, वो मेरे दोस्त का है। मैं इसमें ठहरा हुआ हूँ, बाहर खड़े शख्स ने कहा। तो मेरा एक ही शौक़ है, फ़ोटोग्राफ़ी, बाहर खड़े शख्स ने कहा। होगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जल्द बताइए। मुझे एक जगह जाना है, अंदर से जवाब आया। उस दिन मैंने कैमरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। मेरे पास ट्राइपॉड और कई किस्म के एडाप्टर भी थे। 35 मिलीमीटर के लेंस भी हैं। तो मैं क्या करूं? उस वक्त मैं ट्राई एक्स इस्तेमाल कर रहा था, जिससे दूर की तस्वीर भी वाज़ा आती है। फिर वो 11 अक्टूबर का दिन था। उस दिन का जिक्र क्यों? अंदर बैठे शख्स की आवाज़ तेज़ थी। मैं मंजर को कैमरे में कैद करने के लिए लेंस सेट कर रहा था कि एक मंजर नज़र आ गया और मैंने उसे खींच लिया। कैसी पिक्चर उतरी है, ये आप भी देखिए, कितनी साफ है ना, कहकर उसने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। अंदर बैठे शख्स ने मोबाइल की टॉर्च से तस्वीर देखी। तस्वीर देखते उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। क्या कीमत चाहते हो? देखिए जनाब, मैं कोई ब्लैकमेलर तो हूँ नहीं। हाँ, गरीब ज़रूर हूँ। मैं बहुत कनात पसंद हूँ। इसलिए क्या? अंदर बैठे शख्स ने पूछा। मुझे सिर्फ अपने शौक़ से दिलचस्पी है। एक अच्छा सा कैमरा दिला दें, बस यही इसकी कीमत है। तुम नेगेटिव वापस कर दोगे ना? उसने जिस कैमरे का कहा था वो मैनुअल कैमरा था, इसलिए उसमें फ़िल्म इस्तेमाल होती थी। यही वजह थी कि उसने नेगेटिव का मुतालबा किया था। मैं ठहरे गरीब आदमी, मुझे कैमरा, फिल्म और इस तरह की दूसरी चीज़ों के लिए कभी कभी बड़ी रकम जो आपके लिए मामूली ही ज़रूरत पड़ जाती है। यानी तुम मुस्तकिल ब्लैकमेल करना चाहते हो? ना ना ना, इसे ब्लैकमेल ना कहिए। बस मुझे 1000-2000 की जब ज़रूरत पड़े तो मैं आपको दे दें। तो इतनी रकम तो आप 1 घंटे में उड़ा देते होंगे। फ़िलहाल तो आप मेरी इस परेशानी को दूर कर दें, बात की बात बाद में देखी जाएगी। अभी देता हूँ, कहकर वो पर्स निकाल रहा था कि बाहर खड़े शख्स ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। फिर कब? लहजे में हैरत थी। जब ज़रूरत होगी। मैं समझा नहीं, इंसान की ज़रूरतें बहुत होती हैं। अभी लूँगा तो ख़त्म हो जाएंगे। पहले मैं कैमरा पसंद करूँगा, फिर आपको ख़बर दूँगा। ठीक है, कल मैं ख़बर दूँगा। अब चलता हूँ, कहकर वो सड़क की दूसरी जाने वाले बंगले की तरफ चल पड़ा। आसिफ अपने बेडरूम में बेड पर लेटा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी।
मुखबिर शौकत बेड के करीब एक कुर्सी पर बैठा था। वो कुछ देर कबल आया था। अरे साहब जी, ये क्या हुआ और कैसे हुआ? मैं रात का खाना खाकर घर आ रहा था कि कुछ लोगों ने घेर लिया। फिर उन्होंने न सिर्फ मोबाइल और नकद रकम छीना, बल्कि मार मार कर यह हाल कर दिया। आमतौर पर मोबाइल छीनने वाले मारपीट तो नहीं करते, बस रकम या कीमती चीज़ लेकर भाग उठते हैं। मेरा ख्याल है कि वो मोबाइल छीनने वाले नहीं थे। हाँ जी, वो कोई दुश्मन होंगे। भाभी नज़र नहीं आ रही हैं, बच्चे भी नहीं दिखाई दिए। वो अपने भाई के यहाँ गई हुई है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप बाहर खाना खाने गए थे? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि मेरे दुश्मन ने वार किया है। अल्लाह तौबा, ऐसा कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है? आसिफ ने सोचने के अंदाज में चंद लम्हे गुजारे, फिर बड़बड़ाहट के अंदाज में खुद कलामी की। है एक दुश्मन, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाकर बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुमने छुप कर वार कराया है। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, बस इंतज़ार करो, मैं अपने हाथों से तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। दूसरी जानिब से तंज़िया अंदाज में कहा गया, खूब अच्छे, देख लेते हैं। फिर उसने कॉल काट दी। थाने में यासिर नियाज़ी अपने टेबल पर बैठा था और उसके सामने नवाज़ बैठा था। हथकड़ी खोल दी गई थी। हाँ जनाब, आपने सही बात बताने का वादा किया है, अब शुरू हो जाइए। याद रखिए, एक भी बात गलत हुई तो आप खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? आसिफ कत्ल क्यों हुआ? वो नाज़ी की वापसी का तकाजा कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि नाज़ी दोबारा से उस जहन्नुम में जाए। फिर मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए तुमने उसको कत्ल कर दिया। जी नहीं जनाब, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। फिर किसने कत्ल किया है? जब इसका मुतालबा हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने उसे धमकाने के लिए पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल देखकर उसने छलांग लगा दी। वो पिस्तौल छीनना चाहता था कि गोली चल गई। तुम दोनों में तो लड़ाई थी, तो फिर वो क्यों आया था? उसे मैंने बुलाया था, मैं उसे समझाना चाहता था, मगर बात बिगड़ गई। हुआ ये कि मैंने उसे फ़ोन किया कि मेरे फार्म हाउस में आकर मुझसे मिलो। कॉल सुनते ही वो दौड़ा चला आया। फार्म हाउस ज़्यादा दूर भी नहीं है, आधे घंटे में वो पहुंच गया। अंदर आते ही उसने कहा, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? ताकि खुलकर बात हो जाए। क्या कहना चाहते हो? तुम नाज़िया को भूल जाओ, बच्चे भी मेरे पास खुश हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने मुझे जो सुख दिया है उसके बाद मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता। यू ब्रुट, कहकर उसने मुझसे पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार, रुक जा, मुझे पिस्तौल से डराता है, मैं तेरी जान ले लूँगा, कहकर उसने मुझ पर छलांग लगा दी। तभी एक धमाका हुआ और आसिफ गिरता चला गया। मैं पिस्तौल थामे खड़ा का खड़ा रह गया। मैं कुछ करता कि दरवाजे पर आहट हुई। दरवाज़ा खुल गया। सामने अनवर पटेल खड़ा था। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि अंदर से फायरिंग की आवाज़ आई। मैं गेट खुला हुआ देखकर अंदर चला आया। हुआ क्या था? फिर वो आसिफ की लाश पर नज़र डालकर बोला, अरे ये क्या, तुमने इसे कत्ल कर दिया? नहीं नहीं, मैंने दास्ता फायर नहीं किया। मैंने रूहानी आवाज़ में कहा, ये बात पुलिस नहीं मानेगी, तुम कातिल बन चुके हो, फांसी का फंदा तुम्हारा मुकद्दर है। अब मैं क्या करूं? मैंने गायब दिमागी से कहा। अरे यार, वो बेतकल्लुफ़ी से मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। मगर कुछ सही ना हुआ। उसने मेरी भरपूर मदद की थी। उसने लाश खुद डिग्गी में रखी थी, फिर उसे कचरा कुंडी पर फेंक आया था। गोया उसने दिल से मेरी मदद की थी, लेकिन फिर पता नहीं किसने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके बता दिया कि कचरा कुंडी पर लाश पड़ी है। लाश की बाजियाबी के बाद भी कोई मुसलसल पुलिस की मदद करता रहा। नामालूम नंबर से आने वाली कॉल से पुलिस को सुराग मिलते चले गए। यासिर ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी थी और अब ट्रायल भी शुरू हो चुका था। उस दिन अदालत में यासिर के साथ मैं भी था। आईओ होने की वजह से यासिर जज्बे से विकला के दलाइल सुन रहा था। खुद मेरी भी तवज्जो वकील पर थी, जो बड़े जोश में अदालत को बता रहा था, माई लॉर्ड प्लाज, मुलजिम का बयान आपने सुना। उसने पहले आसिफ की बीवी को कब्जा किया, फिर उसे कत्ल कर दिया। इसे अय्यार और मक्कार शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तभी पेशकार ने एक कागज़ जज की तरफ बढ़ाया। जज ने कागज़ देखकर कहा, जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। अर्दली ने जज की बात दोहराई तो एक शख्स वेटनेस बॉक्स में आ खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, माय लॉर्ड, कभी कभी गलत पुलिस से भी हो जाती है, इस केस में भी हुई है। यानी जज ने सवालिया अंदाज में कहा, कत्ल नवाज ने नहीं किया है। विकला के अलावा वो लोग जो अदालत में बैठे थे सब चौंक गए। तभी जज ने हैरत भरे लहजे में कहा, फिर किसने किया है? ये बात सही है कि नवाज ने आसिफ की बीवी पर कब्जा किया है। ये भी सही है कि नवाज ने आसिफ पर गोली चलाई, मगर उसी वक्त एक और बंदे ने काम दिखा दिया। कैसे, वो सुन भी लें। तभी वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, ये कहानियां सुनाकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। माय लॉर्ड, पहले मैं पूरी बात सुन लें। कटहरे में खड़े शख्स का जवाब था। बयान जारी रखिए, जज ने कहा। जैसा कि मैंने अपने हल्फनामे में कहा है
کہ मैं अमेरिका का शहरी हूँ मगर पाकिस्तान मेरा असल वतन है। यहाँ और वहाँ बस यही एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि इस केस में पुलिस ने दिलचस्पी नहीं ली, वरना एक अंधा भी कह देगा कि आसिफ बेकसूर है, उसने गोली नहीं चलाई। मोहतरम, ये क्या गोली आसमान से उसके जिस्म पर गिरी? वकील ने सवाल उछाला। हम जैसे फोटोग्राफर को स्टेटस में पापा राजी कहते हैं। हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं इसका हस्ब नफ्स तक निकाल लाते हैं, जबकि अमेरिका में हर एक का हस्ब नफ्स नामालूम है। वकील ने तंज़े अंदाज में कहा, तो आपने कातिल का हस्ब नफ्स मालूम कर लिया है? जी हाँ, और इसे अदालत के सामने पेश भी करूँगा। फिर जज की तरफ मुड़कर बोला, माय लॉर्ड, इस दिन मैं लेंस सेट कर रहा था कि इत्तेफाकी तौर पर एक तस्वीर खिंच गई और उसमें जो शख्स नज़र आया उसे टटोलने के लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। वो मुझे रकम देता रहा और मैं रकम लेकर उसी के बारे में मालूमात जमा करता रहा। उसका कोई नाम भी है? वकील मदई ने पूछा। उसका नाम भी बताऊंगा, पहले ये बता दूं कि उस केस में पुलिस ने दिलचस्पी ही नहीं ली। अगर दिलचस्पी लेती तो कातिल आज़ाद न रहता और एक बेकसूर कत्ल के इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे ना होता। इख्तिसार में शॉर्ट में बताएं, पुलिस ने कहा गलती की है। मकतूल को 2 गोलियां लगी, एक पेट में और एक सर के पीछे। क्यों वकील साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? उसने वकील की जानिब चेहरा करके कहा। सही कहा, वकील ने सर हिलाकर जवाब दिया। उस वक्त दोनों क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे ना? इस बार में उसका रुख वकील की जानिब था। जी हाँ, वकील ने कहा, यानी दोनों आमने सामने थे। उससे यह साबित हुआ कि गोलियां किसी ने पीछे से मारी। एक और अहम नुक्ता, मकतूल के जिस्म से गोलियां निकली हैं 9 mm की, और नवाज के पास आम पिस्तौल था। इसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो है मगर आईओ की रिपोर्ट में नहीं है। इसलिए मैंने अपनी मालूमात पुलिस के एक बड़े अफसर से शेयर की और जिसने भरपूर मेरी मदद की। नतीजा सामने यह है कि आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ, हकीकत से पर्दा उठा रहा हूँ। सबकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। ये है वो शख्स जो तस्वीर में पिस्तौल ताने खिड़की की आड़ में खड़ा है। खिड़की से अंदर का मंजर भी नज़र आ रहा है। सामने नवाज और आसिफ नज़र आ रहे हैं। पिस्तौल थामे शख्स ने बिजनेस का बदला लेने के लिए नवाज को फंसाया और अपने ही आग में ठंडी कर ली, यानी आसिफ को गोली मार दी। उसकी क्या दुश्मनी थी? उसे शक था कि उसके कारोबार को फेल करने में आसिफ का हाथ है। जैसे उसे मालूम हो कि आसिफ और नवाज भी ठनी हुई है, ये ताक में लग गया। जैसे ही उसे मौका मिला उसने काम दिखा दिया। बाकी बातें जो मैंने पुलिस के आला अफसर को बताई हैं, मैं वो उनसे ही पूछ लें। केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया, इसलिए फैसला अगली तारीख तक मुलतवी किया जाता है, जज ने कहा, और कोर्ट डिसमिस हो गया। अगली पेशी पर जज ने अपना फैसला सुना दिया। तमाम गवाहों के बयानात, पुलिस रिपोर्ट, मुलजिम का बयान, सब कुछ एक ही जानिब इशारा कर रहे थे कि कानून को हाथ में लिया गया है। एक कीमती जान को ज़ाया किया गया, कत्ल जैसा मकरूह फाल अंजाम दिया गया। ऐसी कानूनी शकनी की वजह से दफ़ा 302 के तहत अदालत ने कत्ल जैसे कबीह फाल पर सज़ा सुना दी। कातिल के साथ कानून को हाथ में लेने वाले के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। मगर गौर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान नाजिया का हुआ है। वो खिलौने की तरह खेली गई, बेकसूर होते हुए भी हालात की सूली पर चढ़ा दी गई। कल जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उनकी नज़रों में अपनी माँ की क्या इज्जत होगी। काश आसिफ घर का माहौल दुरुस्त रखता तो इस तरह से इसका घर बिखरता नहीं। इसकी वजह बेवजह गुस्से की वजह से उसकी जान गई। घर का माहौल हमेशा प्यार भरा रखिए ताकि एक अच्छे मुआशरे की तश्कील हो सके।